Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 10th Economics chapter 2 and the name of the chapter is Sectors of Indian Economy. So let's proceed. तो आप जानते हो भी किसी भी कंट्री में उसका इकोनॉमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी ही कंट्री का डेवलपमेंट डिसाइड करती है। तो इस इकोनॉमी को समझना बहुत ज़रूरी है और इस इकोनॉमी को आप बेस्ट तरीके से कब समझ सकते हो, जब आप इसको डिफरेंट कंपोनेंट और डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर दोगे तो आप इसको बेहतर तरीके से समझने लगोगे। तो ये सेक्टर्स क्या होती है? ये सेक्टर्स होते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स जो डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिवाइड होकर के बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जब आप इकोनॉमी को डिवाइड कर करके छोटे छोटे सेक्टर्स को पढ़ोगे तो आपको अपनी इकोनॉमी बेस्ट तरीके से समझ में आएगी और आप कंट्री का ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। तो कंट्री की इकोनॉमी को कई तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे फेमस जो तरीका है कंट्री के इकोनॉमी को डिवाइड करने का वो है कंट्री को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एंड ऑक्यूपेशन। तो जब आप जॉब एंड ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कंट्री को डिवाइड करते हो तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं और वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जॉब होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। तो ये अब हम तीनों सेक्टर एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या था? प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर विच इज रिलेटेड टू नेचर, यानी ये नेचर पर डिपेंड होती है अपने वर्क के लिए। और इसको प्राइमरी यानी प्राइमरी क्या होता है? फर्स्ट सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेक्टर ही बेस होती है, ये जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है उसी से बाकी के दूसरे सेक्टर्स वर्क करते हैं। तो अगर प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जैसे प्राइमरी सेक्टर से कॉटन नहीं मिलेगा तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर वर्क नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि ये इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बेस होते हैं और ये इसके बेसिस के दूसरे सेक्टर्स वर्क करते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल कई हो सकते हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका है एग्रीकल्चर है। उसके अलावा इसमें एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, फिशिंग और दूसरे जॉब्स आते हैं जो नेचर से रिलेटेड होते हैं और नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सेक्टर का जो मेन जॉब होता है वो है एग्रीकल्चर। सेकंड सेक्टर है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है डिफरेंट गुड्स पे, अलग उसमें वैल्यू ऐड करके एक अलग ही गुड्स बना देता है नेचुरल गुड्स को कन्वर्ट करके, और ये मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ये काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि टेक्सटाइल बनाना कॉटन से, या शुगर बनाओ आप शुगर केन से। तो ये सब क्या है? ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये ज़्यादातर कहाँ होती है? ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में से होती है। हालांकि ये हो तो घर पे भी सकती है और दूसरी जगहों पे भी होती है, मगर ज़्यादातर ये इंडस्ट्री में होती है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। थर्ड आपका आता है टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर क्या होता है? जो जॉब आपने प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आता, वो सारे जॉब आपके टेरिशरी सेक्टर में आता है। इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसका ये मेन मोस्टली क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस। किस तरह की सर्विस? जैसे एग्जाम्पल में बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एटसेट्रा। और इस सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है वो कोई फिजिकली दिखने वाला गुड्स नहीं होता। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में आपका कॉटन प्रोड्यूस हुआ वो आपको फिजिकल गुड है, वो आपको दिखेगा। सेकेंडरी सेक्टर में आपका टेक्सटाइल प्रोड्यूस हुआ वो आपका फिजिकल गुड है, वो आपको दिखेगा। मगर इस सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो आपको दिखने वाला, वो कोई फिजिकल गुड्स नहीं होता। तो ये था आपका टेरिशरी सेक्टर। तो ये जो तीनों सेक्टर हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर, एक्चुअली ये तीनों सेक्टर ही इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। एक दूसरे का लॉस एंड प्रॉफिट का इफेक्ट दूसरे सेक्टर पे पड़ता है। अगर एक सेक्टर को प्रॉफिट होगा तो दूसरे सेक्टर को भी प्रॉफिट होगा, अगर एक सेक्टर को लॉस होगा तो दूसरे सेक्टर पर भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं तीनों सेक्टर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आपकी गुड्स दे रही हैं और टेरिशरी सेक्टर आपका सर्विस दे रहा है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें कि कितने अमाउंट्स का, कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। तो चलिए इसका आंसर लेते हैं। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे काउंट कर सकते हैं? जीडीपी के थ्रू। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है इट इज द वैल्यू ऑफ
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लिसन इट केयरफुली। तो जीडीपी क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी कि फाइनली जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं, वो उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, हर गुड्स एंड हर सर्विसेज का जब आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हो, जोड़ देते हो, तो आपको अपना कंट्री का जीडीपी मिल जाता है। और या तो आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये रुपीज वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जीडीपी से आपको पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी डेवलप है, आपकी इकोनॉमी कितनी बिग है। और अगर आप इंडिया का जीडीपी देखोगे तो इंडिया का जीडीपी बहुत, मतलब कि अपनी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और हम अपना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में कंसीडर करते हैं। अगर अपना जीडीपी को कैलकुलेट करके देखा जाए तो सारी वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी 5th पोजीशन में आती है। और अगर आप जीडीपी को पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो हम 3rd पोजीशन में आते हैं। तो जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो जीडीपी कैलकुलेट करने का काम एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है और वो स्टेट, सेंटर एंड यूनियन टेरिटरीज की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हेल्प लेकर के पूरी कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट करती है। वो पहले क्या करती है? वो प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी निकालती है, फिर सेकेंडरी सेक्टर का निकालती है और टेरिशरी सेक्टर का निकालती है, और इन तीनों सेक्टर्स के जीडीपी को सम अप कर देती है, ऐड कर देती है और कंट्री का जीडीपी निकाल लेती है। जैसे आप देख सकते हो स्लाइड में नीचे दिया हुआ है, कंट्री का जीडीपी क्या है? जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ टेरिशरी सेक्टर। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से जीडीपी कैलकुलेट होता है। तो सपोज कीजिए एक फार्मर सेल कर रहा है 1 kg वीट को, और वो उस वीट को कितने रुपीज में सेल कर रहा है? 10 रुपीज में सपोज कर लो। तो बायर को वो 10 रुपीज में 1 kg वीट दे रहा है, और अगर वो बायर उस वीट को खरीद के खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, यूज कर लेता है, तो वो क्या होता है? वो 10 रुपीज क्या कहाँ ऐड हो जाती है? प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी में उसको ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो वीट था यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट है, और ये फाइनल प्रोडक्ट कितने में बिका? 1 kg 10 रुपीज में बिका है आपका, तो आप ये 10 रुपीज को प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी में ऐड कर दोगे। पर अब आप दूसरा केस देखिए, दूसरा केस में क्या होता है? फार्मर उसी तरह से फार्मर सेल कर रहा है एक बायर को 10 रुपीज में अपना 1 kg वीट, मगर वो बायर उस वीट को कंज्यूम नहीं करता, ही डज नॉट ईट इट। वो क्या करता है? उसको वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी को बेच देता है, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस वीट को कन्वर्ट कर देती है बिस्किट में। तो यहाँ पे वीट क्या हो गया आपका? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, फाइनल गुड नहीं हुआ। फाइनल गुड क्या बना? बिस्किट बना। तो इस समय क्या होगा? उसने बिस्किट को कितने में बेचा? 100 रुपीज में बेचा। तो यहाँ पे आपका फाइनल गुड क्या है? बिस्किट है। बिस्किट कितने में बिका? 100 रुपीज में सेल हुआ है। तो अब यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड क्या हुआ? 100 रुपीज हुआ। तो अब ये 100 रुपीज ऐड होगा, किस में ऐड होगा? सेकेंडरी सेक्टर के यूनिट में ऐड होगा। सेकेंडरी सेक्टर में ये 100 रुपीज ऐड होगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर में क्या ऐड होगा? प्राइमरी सेक्टर में अब कुछ नहीं ऐड होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ने फाइनल गुड्स नहीं प्रोड्यूस किया था, उसने क्या प्रोड्यूस किया था? इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि अभी यहाँ पे वीट क्या बन गया आपका? इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये जो 10 रुपीज है वो आप कहीं पे भी नहीं ऐड करोगे, ना प्राइमरी सेक्टर में ना आप सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि ये किसका प्राइस हो गया? ये इंटरमीडिएट का गुड्स का प्राइस हो गया। और आपने जब जीडीपी का डेफिनेशन पढ़ा था तो आपने क्या देखा था? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो फाइनल गुड्स सर्विसेज का ही वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, आप इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि फाइनल गुड्स का ही वैल्यू ऐड किया जाता है और इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू नहीं ऐड किया जाता? इसलिए क्योंकि इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इसमें कोई डबल काउंटिंग नहीं होगी। और जब आप इस तरह से तीनों ही सेक्टर्स के आप जीडीपी कैलकुलेट कर देते हो, तो उन सब को फिर आप ऐड करके अपना फाइनल कंट्री का जीडीपी फाइंड कर लेते हो। अब हम देखेंगे जो 3 सेक्टर है, जो 3 फेमस सेक्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी कंट्री का, तो उन सेक्टर्स की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से ये सेक्टर्स डेवलप हुए हैं, उनकी हिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या कहता है कि जो सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था इकोनॉमी सिस्टम, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? प्राइमरी सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया।
क्योंकि प्राइमरी सेक्टर हमें क्या देता है, हमें फूड देता है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी की भी लाइफ के लिए। तो जब प्राइमरी सेक्टर को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया गया और जब प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया, उसके पास अवेलेबल हो गया अच्छा से एडिक्वेट अमाउंट में फूड, और तब प्राइमरी सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस देना कम किया गया और दूसरे सेक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करने लगे। तो दूसरा सेक्टर, सेकेंड पॉइंट देखिए, दूसरा सेक्टर क्या आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर इंपॉर्टेंस किसको मिलने लगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंपॉर्टेंस मिलने लगा। तब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई, ट्रेड बढ़ने लग गया और सेकेंडरी सेक्टर्स काफी इंप्रूव होने लगा और पूरी ही जगह पूरी कंट्रीज लोग फिर प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने के बाद सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करने लगी। फिर थर्ड क्या हुआ, 30 to 40 ईयर्स, लास्ट 30 to 40 ईयर्स को आप अगर ध्यान से देखोगे, इकोनॉमी के सभी वर्ल्ड के इकोनॉमी को देखोगे, तो आप क्या पाओगे, अब टेरिशियरी सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। अब लोग क्यों टेरिशियरी सेक्टर को इंपॉर्टेंस देने लगे, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को डेवलप करने के बाद अब लोगों के पास मनी आ गया, पैसा आ गया, अब वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसके लिए, सर्विस पाने के लिए। तो जब अब लोगों के पास पैसा आ गया और सर्विस डिमांड होने लगी, तो टेरिशियरी सेक्टर जो कि एक सर्विस सेक्टर है वो डेवलप होने लगा। और आज जो एज चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिस सेक्टर को दिया जाता है वो है टेरिशियरी सेक्टर। और ये किसी एक कंट्री का, फोर्थ पॉइंट आप देखिए, ये किसी एक कंट्री की हिस्ट्री नहीं है, ये सभी कंट्री की हिस्ट्री सेम है। सबसे पहले किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्टर को दिया जाता है, उसके बाद वो सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप किया जाता है और उसके बाद वो टेरिशियरी सेक्टर्स की तरफ लोगों का ध्यान जाता है जब उनके पास पैसे आ जाते हैं अपना इन्वेस्ट करने के लिए कि डिफरेंट सर्विस वो डिमांड कर सके। अब हम इंडिया का भी हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया की जो तीनों सेक्टर की हिस्ट्री है, पहले आपको इसको मैंने दो पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। पहला पार्ट आपका किस साल को लिया है मैंने, 73, 74, 1973 एंड 74 को लिया है मैंने। इस समय क्या था, इस समय प्राइमरी सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जाता था और प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती थी हमारी कंट्री के जीडीपी में। तो कंट्री के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का होता था और सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर। आप ये देख सकते हो, ग्राफ में भी देख सकते हो, जो ये आपका फर्स्ट बार है वो आपका 73, 74 का है और जो सेकंड बार है वो आपका 2013 एंड 14 का है। सेम ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट बार में क्या दिखा रहा है कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बहुत ज़्यादा है, मगर जो सेकेंड बार है जो 2013 एंड 14 का, अगर आप उसमें देखोगे तो आपको क्या पता चलता है, उसमें आपको पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो चुका है। अब किसका ज्यादा हो गया है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, अब टेरिशरी सेक्टर का और सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ गया है, स्पेशली टेरिशरी सेक्टर का। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन का जो सेकंड बेस है मेरा वो 2013 एंड 14 है। इस समय क्या होता है, हालांकि सभी सेक्टर डेवलप हुए हैं, आप देख सकते हो फर्स्ट बार से दूसरा सेकंड बार बहुत ही ऊंचा है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है, सभी सेक्टर डेवलप हुए हैं, सभी टेस्ट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है, सभी सेक्टर ने ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी में। मगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया है, टेरिशरी सेक्टर ने। और प्राइमरी सेक्टर अब थर्ड पोजीशन में आ गया है, उसका कंट्रीब्यूशन अब के समय में उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही कम है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों इतना ज़्यादा टेरिशरी सेक्टर डेवलप हो गया, उसको इतना इंपॉर्टेंस कैसे मिल गया। तो इसके कई रीज़न है कि किस लिए टेरिशरी सेक्टर को इतना डेवलप किया गया, किस लिए ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया। तो उसका कई रीज़न है। आप फर्स्ट रीज़न देखें उसका, टेरिशरी सेक्टर डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि ये बेसिक सेक्टर है, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटी जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल एटसेट्रा प्रोवाइड करता है। तो जब ये बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो कंट्री ने, गवर्नमेंट ने सोचा कि इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये बेसिक फैसिलिटीज़ को नहीं डेवलप करेंगे तो हमारी कंट्री भी डेवलप नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जब हुआ तो ऑटोमेटिकली टेरिशरी सेक्टर भी डेवलप हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये तीनों सेक्टर क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट है। एक की प्रॉफिट दूसरा का प्रॉफिट, एक का लॉस दूसरे का लॉस। तो जब वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर किसी भी कंट्री की डेवलप हुई, जैसे हमारी कंट्री की प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुई, तो ऑटोमेटिकली हमारा टेरिशरी सेक्टर भी डेवलप हो गया।
थर्ड रीजन क्यों एक आपका टेरिशरी सेक्टर डेवलप हुआ है, उसका ये रीजन है कि जब प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ तो लोगों के पास क्या आ गया, इनकम आ गया, मनी आ गया, अब वो तरह तरह की सर्विस डिमांड करने लगी, और सर्विस यानी क्या होता है, टेरिशरी सेक्टर होता है, इसलिए टेरिशरी सेक्टर डेवलप हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर आप लास्ट 20 ईयर्स को देखोगे तो आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है किसी भी कंट्री में। तो आईटी सेक्टर भी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर भी एक टेरिशरी सेक्टर ही है। तो इसीलिए जब आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा है तो टेरिशरी सेक्टर भी डेवलप होने लगा। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया कंट्री में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने कई सर्विसेज डिमांड की, जैसे ट्रेड की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, रोड की ट्रस्ट सर्विस, स्टोरेज की ट्रस्ट सर्विस। तो इस तरह की जो सर्विस डिमांड की, तो वो सर्विस सब किस कैटेगरी में आती है, टेरिशरी सेक्टर के कैटेगरी में आती है। तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन भी अल्टीमेटली टेरिशरी सेक्टर की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अपना टेरिशरी सेक्टर भी डेवलप होने लग गया। अब आपको मैं एक डेटा दिखा रही हूँ, जो मेरे पास जो डेटा है वो 2011 एंड 12 का है। अगर आपके पास रीसेंट डेटा है तो आप उसको इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जो 3 सेक्टर्स है, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर है फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद मैं आपको सेकेंड कॉलम में दिखा रही हूँ कि इन सेक्टर्स से एम्प्लॉयमेंट कितने जनरेट होते हैं कंट्री में, और थर्ड कॉलम में मैं दिखा रही हूँ कि इन सेक्टर्स का जीडीपी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आप जब प्राइमरी सेक्टर को करोगे फर्स्ट वाला, तो आप देखोगे ये 49% हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर आपका 24% एम्प्लॉयमेंट देता है और 27% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। टेरिशरी सेक्टर आपका 27% एम्प्लॉयमेंट देता है कंट्री में और 58% जीडीपी जनरेट करता है। तो आप देख सकते हो, इसको एनालाइज करके आपको क्या पता चल रहा है, इसको आपको एनालाइज करके ये पता चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर देता है मगर जीडीपी में कंट्रीब्यूट उतना नहीं करता। दूसरी तरफ टेरिशरी सेक्टर हालांकि कम एम्प्लॉयड करते हैं लोगों को, मगर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उनका बहुत ज़्यादा है। आप इसको ग्राफ फॉर्म में भी देख सकते हो, सेम चीज एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, चाहे आप पुराना समय ले लें या आप नया समय ले लें, दोनों ही बार एम्प्लॉयमेंट दिखा रही है। पहले भी पुराने समय में भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट कर रहा था, प्राइमरी सेक्टर। अब रिसेंटली भी अब अगर देखोगे तो भी आपसे कहो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर। तो हर समय आप देख सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट। इसलिए आप अगर टेबल और ग्राफ को देख के क्या कंक्लूड कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर, मगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का बहुत कम है। इतने लोगों को एम्प्लॉयड करने के बाद भी इतना कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। बल्कि दूसरी तरफ आप देखोगे कि टेरिशरी सेक्टर कम लोगों को एम्प्लॉयड कर रहा है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। तो इसका रीज़न क्या है उसे चलिए देखते हैं। तो क्यों जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम है प्राइमरी सेक्टर की तरफ से, तो उसका फर्स्ट रीज़न है जो ये टेरिशरी सेक्टर है उसमें आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे कंट्री में ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर क्या होते हैं, जिनको किसी भी आर्ट की या क्राफ्ट की ट्रेनिंग होती है, जो किसी तरह का आर्ट जानते हो। तो हमारे कंट्री में स्किल्ड लेबर की कमी है। तो या तो किसी चीज़ की नॉलेज होना, या तो किसी आर्ट फॉर्म के आप मास्टरी कर रखे हो, तो ये स्किल्ड लेबर हमारे कंट्री में कम मिलते हैं, आपको अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो टेरिशरी सेक्टर में कोई अनस्किल्ड लेबर वर्क नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकते हैं मगर टेरिशरी सेक्टर में नहीं कर सकते। तो इसलिए इसी रीज़न से क्या होता है, टेरिशरी सेक्टर में आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होती हमारे कंट्री में। और टेरिशरी सेकंड रीज़न आप देखेंगे, टेरिशरी सेक्टर वैसे भी वो वैसा सेक्टर है ही नहीं जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। प्राइमरी सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा लेबर और बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, मगर टेरिशरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है ही नहीं। थर्ड रीज़न क्या है, हालांकि देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर में, बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड कर रहा है प्राइमरी सेक्टर, मगर ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है ना प्राइमरी सेक्टर में वो डिस्गाइज्ड या अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो डिस्गाइज्ड एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कि वो लगते हैं कि लोग एम्प्लॉयड है मगर एक्चुअली में वो एम्प्लॉयड नहीं होते। जहाँ पे ज़रूरत होती है 2 लोगों की, वहाँ पे काम करते हैं 4 लोग। क्यों करते हैं काम, क्योंकि वो बेकार, घर में मान लो 4 लोग हैं, हालांकि फील्ड में जाने की 2 लोगों की ज़रूरत है, पर बेकार में जब 2 लोग घर पे बैठे हैं तो उनको लगता है कि चलो कुछ नहीं तो घर में से फील्ड में ही काम कर लिया जाए।
तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दे आर सीम टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड एंड दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग इन प्रोडक्शन एंड इवन इफ दे आर रिमूव द प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ना केवल प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, आप देखोगे कि टेरिशरी सेक्टर में भी अब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। मगर अगर कंपेरेटिवली देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है, टेरिशरी सेक्टर में फिर भी बहुत कम है। पर अभी भी टेरिशरी सेक्टर में भी आने लगा है। जैसे सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्या होता है? बार्बर का सर्विस भी सर्विस होता है। तो बार्बर, जहाँ पे गली में एक बार्बर की जरूरत है, अब वहाँ पे दो बार्बर काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एक टेलर की जरूरत है, 2 टेलर काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, इससे आपकी अर्निंग कम हो जाती है। बट बिकॉज आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, यू डोंट हैव एनी अदर फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज, तो आप क्या करते हो? आप मजबूर होते हो इस सेक्टर में काम करने के लिए। इस तरह से मतलब कि अनएम्प्लॉयड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में रहने के लिए आपको मजबूर होता है आप। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट? तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है किसी हमारे कंट्री का और किसी भी दूसरी कंट्री का। सबसे मेजर प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व नहीं किए तो वेरियस अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत सारी क्राइम्स बढ़ सकती है। तो और इससे आपका एजुकेशन भी वेस्ट होता है अगर आप एम्प्लॉयड ना हो तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए? तो इसके कई वेज हो सकते हैं। मैंने आपको 4-5 वे बताए हैं। उसमें से जो फर्स्ट मेथड आप कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप आप ले सकते हो, वो है चीप लोन दे सकते हो। आप चीप लोन दे सकते हो फार्मर को। अगर आप चीप लोन दोगे फार्मर को तो फार्मर मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकता है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग होती है जैसे कि आप कई सीजन्स में अपने क्रॉप ग्रो कर सकते हो। अगर कई बार क्या होता है कि जो मेन दो क्रॉपिंग सीजन होती है, एक होती है रबी एंड एक होती है खरीफ। बीच में भी कुछ लोग जेठ सीजन, रबी और खरीफ के बीच में जेठ सीजन में भी क्रॉपिंग कर लेते हैं। तो ये अगर फार्मर के पास फैसिलिटी होती है, उसके पास मनी होता है या इरिगेशन फैसिलिटी होती है तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। मगर अगर उसके पास कभी कभी क्या होता है, वो एक सीजन में क्रॉपिंग करने के बाद बाकी के 2 सीजन में क्रॉपिंग नहीं करता और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होता है। क्यों ये मजबूर होता है? क्योंकि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, फैसिलिटीज नहीं होती। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इनको चीप लोन दे सकता है ताकि वो मल्टीपल क्रॉपिंग करें। और अगर वो मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो क्या होगा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। दूसरा आप स्टेप क्या ले सकते हो इसके लिए? आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो रूरल में एरिया में रोड्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो रूरल एरिया को सिटी से और रूरल एरिया को दूसरे रूरल एरिया से। तो जब आप कनेक्ट कर दोगे, रोड से कनेक्ट करोगे, तो क्या होगा? आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट आपका जो रोड सेक्टर डेवलप होता है, जब रोड डेवलप हो जाता है, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो जाता है, तो और भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली खुल जाती है। थर्ड स्टेप आप क्या ले सकते हो इसके लिए? आप थर्ड स्टेप ले सकते हो कि आप छोटे छोटे फैक्ट्रीज खोल सकते हो रूरल एरिया में। जैसे शुगर मिल खोल दीजिए या कोल्ड स्टोरेज सिस्टम खोल दीजिए या हनी कलेक्शन सेंटर खोल दीजिए। तो इस तरह से जब छोटे छोटे आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे रूरल एरिया में तो वहाँ पे आपको, वहाँ के लोगों को वहीं पर आप एम्प्लॉयड कर सकते हो। फोर्थ स्टेप आप ले सकते हो कि आपको पता है कि हमारे कंट्री का जो 60% पॉपुलेशन है वो 5 to 29 ईयर के एज ग्रुप में आता है। तो वो ये 5 to 29 एज ग्रुप के लोग क्या होते हैं? ये ज़्यादातर एजुकेशन पाने वाले एज ग्रुप होता है। तो ये जो एजुकेशन पाने वाला एज ग्रुप है इसमें से जो ये 60% में से 51 से 52% लोग ही एजुकेशन पाने के लिए जाते हैं, बाकी के लोग एजुकेशन नहीं ले पाते। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एजुकेशन सेक्टर में ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इवन प्लानिंग कमीशन भी ये सजेस्ट करता है कि एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 20 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। फिफ्थ स्टेप आप ले सकते हो कि आपको पता है कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्स फिजिकल फीचर है। हमारे कंट्री में माउंटेन्स भी है, हिल्स भी है, गंगा प्लेन भी है और डेक्कन प्लेटू भी है, आपका डेजर्ट है, आपके पास हमारे कंट्री में आइलैंड्स भी है, इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। सो हर तरह की फिजिकल फीचर हमारे कंट्रीज में है। हमारे कंट्री में बहुत सारे ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी है और हमारा कंट्री
बहुत डाइवर्स है, उसकी कल्चर बहुत रिच है। हमारे कंट्री में जितनी वेराइटीज ऑफ कल्चर दिख सकती है वो किसी भी कंट्री में इतनी वेराइटीज ऑफ कल्चर नहीं दिख सकती। तो जब हमारा कंट्री इतना डाइवर्स कंट्री है तो इस समय हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? इससे गवर्नमेंट अगर टूरिज्म में इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, हमारी कंट्री का टूरिज्म बूस्ट होगा। और अगर टूरिज्म बूस्ट होगा तो गेस किया जाता है कि टूरिज्म बूस्ट होने पर 35 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। 6 स्टेप आप ले सकते हैं कि हम दूसरे जैसे रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं, या जो ये नया नया आईटी सेक्टर आया है इस आईटी सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। तो इन सब से क्या होगा, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ऐसे छोटे छोटे स्टेप से हम बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। पर ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए ये सब क्या है, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहता है। इसको 15 to 20 ईयर्स लगेगा। इस तरह की प्लानिंग्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये बहुत लंबा समय लेता है इम्प्लीमेंट होने के लिए। तो 15 से 20 साल का समय लेता है। मगर क्या है, हमारा गवर्नमेंट जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। 5 साल के लिए इसको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है। तो 5 साल में गवर्नमेंट में आने से वो 15-20 साल की प्लानिंग में एक्चुअली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते नहीं हैं और वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ऐसा ही एक शॉर्ट टर्म प्लान जो लेकर आया है गवर्नमेंट वो है मनरेगा। तो मनरेगा मतलब नरेगा या फिर मनरेगा भी बोल सकते हो या आप नरेगा भी बोल सकते हो। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट क्या है, आइए देखते हैं। तो इसका ये एक्ट कब स्टार्ट हुआ है, ये एक्ट स्टार्ट हुआ है 2005 में, यानी इसे 2005 में स्टार्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। ये एक्ट पहले इंट्रोड्यूस किया गया 200 डिस्ट्रिक्ट में और बाद में उसको एक्सटेंड करके 625 डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये किसको रिस्पेक्ट करता है, ये हमारा राइट टू वर्क को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि एवरीबडी शुड हैव द राइट टू वर्क। इस राइट को रिस्पेक्ट करते हुए ये एक्ट, ये प्रोग्राम आपको गारंटी देता है कि कम से कम 365 में से 100 डेज की आपको एम्प्लॉयमेंट की हम गारंटी देते हैं और 100 डेज तो आपको एम्प्लॉयड जरूर करेंगे। तो अगर ये एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है 100 डेज के लिए तो क्या देता है उसके बदले में, उसके बदले में वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता देता है। तो अब हम देखेंगे अपने जो इकोनॉमी को है दूसरे तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन एट द वर्क प्लेस। आप इकोनॉमी को 2 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो क्या है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, वो सेक्टर को कहा जाता है जो रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट्स में, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर नहीं होते। तो जब आप रजिस्टर होते हैं तो आप क्या फॉलो करते हैं, आप बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अब जब अनरजिस्टर होते हैं तो आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करो या नहीं करो उसे कोई देखता नहीं है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। थर्ड डिफरेंस क्या है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें एक आपका जो वर्किंग आवर है वो फिक्स होता है कि एटलीस्ट आपको वर्क करना है कितना, 48 आवर अ वीक, एक वीक में आपको 48 आवर वर्क करना है, और अगर आप इससे ज़्यादा वर्क करोगे तो आपको ओवर टाइम पेड होगा। मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या, वर्किंग आवर कुछ फिक्स नहीं होता, आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा ये आपके लिए कुछ फिक्स नहीं होता, कभी आपको 24 घंटे भी लगाए रखते हैं लोग। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है, जो ड्रिंकिंग की फैसिलिटीज़ या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ या वर्किंग प्लेस में क्लीनिनेस, इस तरह की जो वर्किंग कंडीशन होती है वो क्लीन होती है और अच्छी होती है। मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप देखोगे तो वर्किंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेड हॉलीडेज मिलता है, जैसे संडे या फेस्टिवल में छुट्टियां, तो इस तरह की आपको पेड हॉलीडेज मिलता है। मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, पेंशन मिलता है, ओल्ड एज पेंशन मिलता है, यानी कि आप रिटायर हो गए तो एटलीस्ट आपको ओल्ड एज पेंशन का सहारा रहेगा। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब नहीं दिया जाता। तो कौन सी जॉब आती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे गवर्नमेंट जॉब या बैंक में काम करना या स्कूल में काम करना, तो ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आता है, जो जैसे हमारे घर में काम करने वाले सर्वेंट्स या ढाबा में काम करने वाले बॉयज़, ढाबा बॉयज़, तो ये सारे लोग आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। तो जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं एक्चुअली इनको रियली हेल्प की ज़रूरत है,
क्योंकि इनका जो वर्किंग कंडीशन है वो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा खराब है। तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? इनफैक्ट आपको कई सेक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर कहने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के रूल्स फॉलो करते हैं। तो इन सबको हेल्प करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि किस किस जगह पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे लोग काम कर रहे हैं, और फिर उन पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो स्टेप्स हम देख सकते हैं। तो हु आर वर्किंग मोस्टली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड हाउ दे कैन बी प्रोटेक्टेड, और उनको कौन काम कर रहा है और उसको उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये हम थ्री कैटेगरीज में देखेंगे। तो जो पहला कैटेगरी है वो है रूरल एरिया में देखा जाए। तो रूरल एरिया में कौन है ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग? वो ज़्यादातर 80% जो आपके स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस लेबर या स्मॉल जॉब करने वाले लोग, ये ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो आप इनको कैसे हेल्प कर सकते हो? गवर्नमेंट इनको सीट्स दे सकता है, एजुकेशन फैसिलिटी दे सकता है, चीप लोन दे सकता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, उनका अपना प्रोडक्शन वो इंक्रीज करने के लिए वो देख सकते हैं, इन पैसों से या इन फैसिलिटी से वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करके अपना वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, इस कैटेगरी में कौन आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग? तो अर्बन एरिया में जब आप देखोगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग क्या आते हैं? फैक्ट्री में काम करने वाले जो ये वर्कर्स होते हैं, या वेंडर्स, या छोटे छोटे काम करने वाले जो सिटीज़ में लोग होते हैं, वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो इनको कैसे हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट? इनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट आपको वेरियस लेबर लॉ ला सकता है, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को करने से क्या हो सकता है, वो अपने इस सेक्टर में काम करने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हेल्प कर सकता है। थर्ड, इस कैटेगरी में कौन आता है? कास्ट के बेसिस में अगर आप देखोगे तो ST SC कास्ट को बिलोंग करने वाले ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हुए आपको मिलेंगे। तो इनको हेल्प करना है तो आप नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन जैसी कुछ पॉलिसीज ला सकते हैं और इनको हेल्प कर सकते हैं। अब इकोनॉमी को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। दो तरीके से और डिवाइड करने का तरीका है, आप मेथड से आप डिवाइड कर सकते हो इकोनॉमी को, और वो है एक पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो क्या है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर? चलिए हम कंपेयर करके देख लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ओन करता है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, मोटिव क्या होती है उसकी? फर्स्ट मोटिव होती है वेलफेयर, सर्विस देना, वेलफेयर करना। प्रॉफिट मोटिव सेकंड लेवल पे आती है इनकी। मगर प्राइवेट सेक्टर में जो फर्स्ट मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। गवर्नमेंट सेक्टर वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों का वेलफेयर उसका फर्स्ट मोटिव होता है। सेकंड मोटिव उसका जरूर आता है प्रॉफिट मेकिंग, मगर फर्स्ट मोटिव उसका होता है सर्विस सेक्टर। आपका गवर्नमेंट सेक्टर का फर्स्ट मोटिव होता है आपका सर्विस देना या वेलफेयर करना। इवन कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे कि लॉस में भी चल रही है, क्योंकि उनका फर्स्ट मोटिव होता है कि लॉस में चलो भी, मगर सबसे पहले अपना सर्विस मोटिव को फर्स्ट में रखो। तो प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, मगर गवर्नमेंट सेक्टर का फर्स्ट मोटिव होता है सर्विस देना। एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर के, जो ये पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बैंक, इस तरह के जो होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे टाटा, रिलायंस एटसेट्रा, आप इस सारे एग्जाम्पल आप प्राइवेट सेक्टर में दे सकते हो। अब आप देखोगे कि जो रेलवे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो आते हैं ये पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं। ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं। तो क्यों ये सारे फैसिलिटी आपकी पब्लिक सेक्टर को दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दिया गया है? तो इसके कई रीज़न है कि क्यों इसे पब्लिक सेक्टर में डाला गया है। तो पहला इसका रीज़न है कि ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में जो ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का जो है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वाटर प्रोवाइड करना, रेलवे लाइन चलाना, रेलवे चलाना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, इसमें आपको हेवी एक्सपेंडिचर लगता है। तो ये हेवी एक्सपेंडिचर प्राइवेट इंडिविजुअल की बस की बात नहीं है। इतना हेवी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ही कर सकता है, इसलिए ये ज़्यादातर ये सेक्टर आपकी पब्लिक सेक्टर में है। इसके अलावा अगर आप ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है इसको प्राइवेटाइज कर दोगे तो क्या होगा, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा तो पुअर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और पुअर लोगों को इससे प्रॉब्लम होगा। इसलिए इसको कहाँ रखा गया है? इसको रखा गया है पब्लिक सेक्टर में।
इसके अलावा जो थर्ड रीज़न है क्यों इसको रखा गया है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करता है कभी कभी अपने वेरियस पॉलिसी के थ्रू फार्मर को या कंज्यूमर को अपने वेरियस पॉलिसी से हेल्प करता है। जैसे कि आप वो कभी पीडीएस चलाता रहता है, जैसे राशन शॉप, उससे क्या होता है पुअर लोगों को वो सस्ते में खाना प्रोवाइड करता है। और या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस चलाता है। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, अगर फार्मर का क्रॉप कोई और खरीद नहीं रहा है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट उसको खरीद लेता है फार्मर को हेल्प करने के लिए। तो इस तरह का जो वेलफेयर काम है ये गवर्नमेंट ही कर सकता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसमें हाथ नहीं डालेगा। फोर्थ रीज़न हो सकता है कि क्यों हम ये काम गवर्नमेंट को ही दें। गवर्नमेंट को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो पुअरेस्ट यानी गरीबों में भी गरीब और इग्नोर्ड रीजन, जिस रीजन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन रीजन्स का ख्याल रखे। क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिक्स में आता है तो वो किस मोटिव से आता है, पब्लिक सर्विस के मोटिव से आता है। तो जब पब्लिक सर्विस के मोटिव से आए हो तो आपको पब्लिक सर्विस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये इसी भरोसे से लोग उनको वोट देते हैं कि ये पब्लिक सर्विस करेगा। तो इसलिए ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। फिफ्थ रीज़न क्या है इसका, फिफ्थ रीज़न ये है कि गवर्नमेंट टैक्सेस लेता है हमसे। तो टैक्स जो हम हमसे टैक्स लेगा और अगर हमें बेसिक फैसिलिटी नहीं देगा तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो जब हमसे वो टैक्स ले रहा है तो कम से कम वो बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि रोड, हॉस्पिटल, एजुकेशन सेक्टर, इनको तो उसे डेवलप करना चाहिए। क्योंकि ये कोई लग्जूरियस सेक्टर नहीं है, ये कोई हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा लग्जूरियस नहीं बना रही। ये एक बेसिक कॉमन फैसिलिटी है जो कि एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। तो यही रीज़न है कि ये सारे सेक्टर्स को रखा गया है गवर्नमेंट के अंदर। तो इस चैप्टर में आपका यहीं तक है। आप देख सकते हो कि मैंने आपको चैप्टर में आपको नोट्स भी दिया है साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप इस नोट्स को या तो आप इसे में पॉज कर करके नोट डाउन कर ले या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके प्रिंट आउट करा ले, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।